मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आज ही के दिन 20 साल पहले ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते थे जो भारत को कभी मिले ही नहीं। राउंड अप में आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर मिस्टर रशीद किदवई। हम आपसे बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालातों के बारे में और माधवराव सिंधिया के बारे में। सर, आपका स्वागत है एमपी राउंड अप पर। सर, आपने अभी एक किताब लिखी है, बड़ी चर्चित किताब है हाउस ऑफ सिंधियाज। उसमें शुरू में लिखा है कि माधवराव सिंधिया ही प्रोबेबली वाज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स दैट इंडिया नेवर हैड। तो किस बिना पर ऐसा कहा जा सकता है? जी देखिए हेमेंद्र, उनका जो एक महत्व था वो बड़े साफ सुथरे इंसान थे और आइडियाज बहुत थे। आज हम भारतीय रेल में बहुत से सुधार देखते हैं, कंप्यूटराइजेशन देखते हैं, शताब्दी ट्रेन चल रही है, राजधानी चल रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से मॉडर्नाइज किया गया, ये सब सिंधिया जी का विजन था। सिविल एविएशन में वो बड़े संकट के दौर में थे, लेकिन वहां भी उन्होंने हर चीज को स्ट्रीमलाइन किया। तो एक महाराजा, एक पॉपुलर फिगर तो थे, उसके साथ साथ उनका विजन बहुत था, साफ सुथरी छवि थी और पावर ब्रोकर नहीं थे। वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये जो भी उनके साथ के थे, उनसे नजरें मिला के और आदर्श या सिद्धांत के ऊपर बात कर सकते थे। तो फिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए सर? मतलब अगर प्रधानमंत्री ना बनने के पीछे कारण वाज इट जस्ट द ट्रैजिक एंड दैट हैपेंड, या और भी कोई कारण थे कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? मुझे लगता है कि राजीव गांधी के समय उन्हें बड़ा महत्व मिला और वो देश के एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे थे। राजीव गांधी सोनिया गांधी के वो निजी मित्र थे, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी को बाई नेम मुखातिब करते थे और सोनिया गांधी भी उनको, उनका जो फर्स्ट नाम था माधव, उसके नाम से बुलाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो राजीव गांधी के निधन के बाद नरसिंह राव आए। नरसिंह राव ने उन्हें अपना थ्रेट माना। पहले तो उन्होंने अर्जुन सिंह को काउंटर करने के लिए माधवराव सिंधिया का इस्तेमाल किया, फिर हवाला में उनका नाम आ गया। मैंने उनसे जब हवाला में वो उनका नाम आया तो बहुत उससे छुप थे और उन्होंने कहा कि सिंधिया घराने का हाथ हमेशा ऐसा रहा है और नरसिंह राव कहते हैं कि हमारा हाथ ऐसा हो गया कि हम मांगा था, इस तरह की बात। उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ के चले गए और जब सोनिया गांधी आई तो कांग्रेस में वापस आए और उसके बाद उनका निधन हो गया। कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, मेरे ख्याल से उस समय अगर माधवराव सिंधिया जिंदा होते तो सोनिया गांधी जरूर उनको देर सवेर उनको प्रधानमंत्री बनाती है। सर, लेकिन जब वो उनकी डेथ हुई, उनके बाद जो ऑबिट लिखा, एक लंदन के एक अखबार में लिखा कि वो ही वॉज ओवरशैडोड बाय द गांधीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज ही हैड द पोटेंशियल टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या गांधीज को जो ओवरशैडो किया उसकी एक कारण रहा कि वो जो पॉलिटिकल मिलना चाहिए था? जी, उस अखबार का गार्डियन में छपा था, उसका मैंने भी अध्ययन किया। देखिए वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति थी। माधवराव सिंधिया जो थे वो असल में सियासत में पूरे उस तरह से रचे बसे नहीं थे जैसे आज नरेंद्र मोदी हैं। उनको क्रिकेट में दिलचस्पी थी, वो गोल्फ खेलते थे, उनका मित्र बहुत जो एक सर्किल था बहुत बड़ा था, दूसरा उनका सोशल सर्किल, और वो खाने पीने में भी उनके अच्छे शौक थे। वो घूमना फिरना पसंद करते थे, लंदन जाते थे, विदेश यात्राएं करते थे। तो एक जैसा एक अच्छा सभ्य इंसान होता है, संपन्न, उस हिसाब से वो जीवन बिताते। ये नहीं कि हर वक्त जोड़ तोड़ और तिगड़म में लगे रहे। तो मुझे लगता है वो उनकी कमजोरी थी, उनकी अच्छाइयां उनकी कमजोरी थी। अच्छा सर, जो कांग्रेस के हालात माधवराव सिंधिया के दिनों में थे, क्या उसका कंपैरिजन प्रेजेंट जो सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी में आज की, उससे कंपेयर किया जा सकता है? कोई कंपैरिजन है? देखिए ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इसको जो हम कहते हैं कि ये अजीत पवार सिंड्रोम, कि सुबह आप एक पार्टी में, शाम को एक पार्टी में चले गए, आदर्श, नीति, वफादारी, उसका कोई ध्यान नहीं है। माधवराव सिंधिया जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करी विदेशी मूल के मुद्दे पे, शायद तो वो तो इसीलिए किया गया था सर, जैसे आपकी किताब में भी जिक्र है कि उनको लीडर ऑफ डेप्यूटी लीडर जो है सिंधिया जी को बना दिया गया था। हाँ, तो शरद पवार का, लेकिन उन्होंने उसकी शिद्दत से मुखालफत की। ये नहीं किया कि शरद पवार से महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में संधि कर लेते या कोई बड़ा अपने लिए रोल देख लेते। तो उन्होंने सोनिया गांधी की इज्जत के लिए, उस अपमान के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। और आज जब देखिए कि उनके सुपुत्र का राजनीतिक रूप, बिल्कुल जब राहुल गांधी संकट में थे तब वो छोड़ के चले गए। हो सकता है उसमें राहुल गांधी की भी कमियां खामियां हो, लेकिन मेरा कहना है कि जो राजनीति के जो उसूल होते हैं, पैमाने होते हैं, कि संकट की घड़ी में अगर कोई आपका साथी रहता है, बुरे दिन का साथी, वो साथ नहीं छोड़ता। और माधवराव ने साथ नहीं छोड़ा और ज्योतिरादित्य ने साथ छोड़ा। तो माधवराव ने साथ नहीं छोड़ा, उनका एंड हुआ, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए। सर, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। गार्डियन में जो माधवराव सिंधिया के बारे में लिखा कि गांधी इज ओवरशैडोड हिम, तो अब तो गांधी की शैडो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर नहीं है। तो क्या आपको लगता है, हाउ डू यू सी के विल ही बी एबल टू अचीव हिज फुल पोटेंशियल इन द भारतीय जनता पार्टी? देखिए मुझे लगता है कि माधवराव सिंधिया को उम्र ने साथ नहीं दिया। अगर वो जीते रहते तो वो
मनमोहन सिंह के बजाय या मनमोहन सिंह के बाद, मतलब जो 2009 में देश के जरूर प्रधानमंत्री बनते अगर यूपीए को जनमत मिलता। दूसरी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भी बहुत पीछे हैं। अभी नरेंद्र मोदी युग है, उसके बाद हम अमित शाह युग देखेंगे, फिर योगी आदित्यनाथ हैं। आज हम अगर 10 भाजपा के कदावर नेताओं की टॉप 10 की लिस्ट निकालें तो उसमें शायद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आए। तो लेकिन सर, जो कांग्रेस की जो फ्यूचर लीडरशिप जो दिख रही है अभी, या जो कुछ समय पहले दिख रही थी, उसमें तो टॉप में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से जाके बीजेपी में पहुंच के अपने आप को मतलब डाउनग्रेड किया है? नहीं, ये तो मैं उनके विवेक पे निर्णय छोड़ता हूं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो कांग्रेस में राहुल गांधी के बराबर एक नंबर 2 थे। कभी भी राहुल गांधी पद छोड़ते या राजनीति से किनारा कश होते तो पूरी कांग्रेस की जो धरोहर है, जो जमीन है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलती। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोचा कि एक फिर नया संघर्ष की, वो अपनी दादी का सपने पूरे कर रहे हैं। आपको इस बात का स्मरण रखें कि माधवराव सिंधिया ने भी अपनी मां के खिलाफ बगावत करके कांग्रेस में आए थे। सर, मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। उनके पिता जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़े, और आपने अपनी किताब में भी लिखा कि लास्ट मोमेंट में राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने ग्वालियर से अपना पर्चा भरा ताकि अटल बिहारी वाजपेयी को उसका पता भी न चल सके। तो नतीजा ये हुआ कि राजमाता सिंधिया वाजपेयी के लिए कैंपेन कर रही थी। तो राजमाता और माधवराव सिंधिया के संबंधों के बारे में आपका क्या कहना है? जी, राजनीतिक रूप से माँ बेटे के संबंध बहुत खराब थे। माधवराव को उन्हें लगता था, देखिए वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे और उनका जो पूरा जो सिंधिया घराने का जो इतिहास था आजादी से पहले का, तो वो बड़े एक मतलब धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वो उनकी मुसलमान गद्दी, वो मतलब अपने आप को मुगलों के भी साथ में जोड़ते थे। वो वाइस रेजेंट थे। तमाम चीजें इतिहास में दर्ज हैं। तो माधवराव को लगता था कि भाजपा या जनसंघ की बड़ी संकीर्ण सोच है। लेकिन सर, अब तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हर इवेंट में, हर फंक्शन में वो माधवराव सिंधिया की तस्वीर ले जाते हैं, और बीजेपी भी एक तरह से उनको अपने में कोऑप्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो कितना उचित है ये? देखिए, राजनीति में तो सब जायज है। जब हम सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको अगर भाजपा का बस न चले तो उनको अपनी कतार में खड़ा कर दें, तो माधवराव सिंधिया क्या चीज है। लेकिन माधवराव सिंधिया के वैचारिक रूप से, क्योंकि मेरा उनसे व्यक्तिगत भी संबंध रहे थे, वो हमेशा भाजपा, जनसंघ, उसकी नीतियों के खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि इनका बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण है, अगर ये अपना दृष्टिकोण व्यापक करें। और अब भूपेंद्र, जो आपने संकीर्णता की बात करी, वो और ज्यादा संकीर्ण हो गई है, और ज्यादा उसमें शिद्दत आ गई है, और कट्टरपन आ गया है। तो मुझे लगता है कि माधवराव अगर हयात रहते, जिंदा होते, तो इस समय वो ज्योतिरादित्य के इस कदम को ठीक नहीं समझते। अच्छा सर, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है कांग्रेस पार्टी में, पंजाब में पीसीसी चीफ बनाए, फिर 10 दिन के अंदर छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। G23 के लोग कह रहे हैं कि डिसीजन ले तो कोई रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कौन है, या डिसीजन हो तो रहे हैं लेकिन हमें ये मालूम है कौन ले रहा है, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो सिब्बल साहब के घर के बाहर किया, कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी ऑफ? मुझे लगता है कि जैसे मुझे लगता है ये चाय के कप में जो तूफान की कैफियत होती है वो होती है। एक राज्य में एक नया मंत्री परिषद बना, कुछ अफसरों के अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ मनमुटाव है, वो मनमुटाव दूर हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मतलब कांग्रेस जो है उसको उसके हालात को की खराबी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पर्टिकुलरली मीडिया में पेश किया जाता है। ये उसका उदाहरण है। अगर G23 को कुछ दमखम है तो वो चुनौती दें, कांग्रेस का चुनाव लड़ें। कांग्रेस के संविधान में तमाम चीजें हैं, 15% हस्ताक्षर चाहिए एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाने के लिए, क्यों नहीं करते हैं? वो सब बातें नहीं होती हैं, क्योंकि सिर्फ मीडिया के लिए होता है। वो ये चाह रहे हैं, देखिए कांग्रेस जो है एक ट्रांजिशन पीरियड में है। पुरानी कांग्रेस जब 1967 से 69 में बुरा समय आया था तो कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। 77 में भी दो फाड़ हुई, 2014 और 19 के बीच में दो फाड़ नहीं हुई। तो एक बहुत बड़ा एक मजमा जमा है वहां, जो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर हैप्पी टू बी अनहैप्पी। सर, जो ये मजमा है हैप्पी टू बी अनहैप्पी, क्या इन्होंने कांग्रेस लीडरशिप की, हाईकमांड की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसको किसी ने कहीं ना कहीं डेंट किया है अपने बयानों से और जो एक्टिविटीज हैं पिछले कुछ दिन? जी, मतलब वो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो नेहरू गांधी परिवार को, उन्हें पता है कि राजनीतिक जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नेहरू गांधी परिवार के साथ है। उसको वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह के साथ मतलब 80 में से 78 एमएलए एकदम से गायब हो गए। ये कैसे मुख्यमंत्री थे कि जिनको 5 एमएलए का समर्थन नहीं था? यही कैफियत आपको राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी नजर आएगी। तो इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो ये लोग सिर्फ जो है ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पद
उनको मिले। अब पद तो बहुत लिमिटेड है, राज्यसभा के जो मनोनीत करने का, चयन करने का है, उसके लिए भी बहुत कम सीटें हैं। ये सारी रस्साकशी है। सर, आखिरी सवाल, फ्यूचर क्या देखते हैं आप 2024 में? क्या कांग्रेस एक यूनाइटेड ऑपोजिशन को लीड करने की स्थिति में रहेगी? देखिए, कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं रहेगी, कोई जो अलायंस आता है वो मजबूती से आता है। गठबंधन जो है ताकत पे, आज ममता की तरफ लोग देख रहे हैं क्योंकि उसने अपनी ताकत दिखाई है। अगर कांग्रेस जो है कुछ अपना चुनाव, जैसे गुजरात में चुनाव होगा उसमें प्रदर्शन अच्छा करती है, अभी पंजाब में और उत्तराखंड में अच्छा करती है, या उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस नहीं आती है, इन तमाम स्थितियों में आप देखिएगा, जैसे कहा जाता ना कि तू मेरे पैरों में घुंघरू बांध ले फिर मेरी चाल देख ले। तो दमखम कांग्रेस पार्टी को दिखाना पड़ेगा अगर 2024 में ऑपोजिशन, एक कंबाइंड ऑपोजिशन को लीड करने की स्थिति में आना है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।